हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी स्टडी में अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हमने पहले संविधान सभा कंप्लीट कर ली और उसके बाद हम प्रस्तावना पे चल रहे थे। तो प्रस्तावना के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावनाओं किस प्रकार से हमने पूरी उसकी डिटेल कुछ जानी थी। कल हमने प्रस्तावना के बारे में कुछ बातें की थी। आपको ये बताया था कि प्रियम्बल है क्या, कहाँ से ली गई है, कैसी इसकी भाषा शैली है, इसका आधार क्या है, इसका स्रोत क्या है, और उसके बाद हमने बात की थी प्रस्तावना की पूरी डिटेल। आपको एक बात बता दूं कि 1 या 2 दिन में आपकी क्लासेज वैसे स्टार्ट होने वाली है। कैसे? मैं आपके सामने आऊँगा और आपको बोर्ड पे वैसे आपको पढ़ाया जाएगा। बस उसके लिए अभी काम चल रहा है, तो 1 या 2 दिन में आपकी क्लासेज उस तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बस आप लोग जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। हमने कल बात कर दी थी कि प्रस्तावना के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि हम भारत के लोग भारत को एक SSSR सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और उसमें क्या क्या मिलेगा हमें 3 प्रकार का जस्टिस मिलेगा। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी मिलेगी 5 प्रकार की: लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। उसके बाद हमें इक्वलिटी मिलेगी 2 प्रकार की: इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हमें इंटीग्रिटी मिलेगी, यूनिटी मिलेगी और फ्रेटर्निटी मिलेगी। इन सब के बारे में क्या कर चुके थे? कल डिस्कशन कर चुके थे। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आज हम एक एक शब्द को डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको फिर से वो बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी 1 या 2 दिन में पूरी प्रस्तावना पूरी कर दूं, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस क्लास में एक एक चीज़ को डिटेल से एनालिसिस किया जाता है। तो डिटेल का मतलब है कि पूरी डिटेल। अब हम प्रस्तावना अगर पढ़ाने में 1 घंटे की, पहले आपकी इससे तो पहले जब क्लास हुई थी प्रस्तावना की, उसमें मैंने एक क्लास में लगभग आपकी प्रस्तावना पूरी कर दी थी। आप अगर चाहते हैं कि एक क्लास में पूरी हो, तो आप प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है ना, पॉलिटिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। एक क्लास में लगभग प्रस्तावना आपकी पूरी है। लेकिन अभी आप इसको, जब हमारे पास टाइम है, आराम से हम पढ़ रहे हैं, जब हमारा कोई बात नहीं, हमारे टाइम कम होगा, कोई पर्टिकुलर वैकेंसी आ जाएगी, उसके लिए जब आपका बैच स्टार्ट करेंगे ना, तो उसी के लेवल का पढ़ाएंगे। लेकिन अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि आपको छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी हर एग्जाम, यूपीएससी तक और आईएएस तक के एग्जाम को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आज हम बात करते हैं। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि प्रस्तावना को हम समझ चुके थे क्या थी। अब एक एक शब्द को समझते हैं कि एक एक शब्द का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम भारत के लोग, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि संविधान जो अपनी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का स्रोत है कि जो हमारी प्रस्तावना है उसका स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। ये इस प्रस्तावना का हमारे स्रोत है। चलिए, अब हम बात करते हैं। पहले जो हमने तो SSSR की बात की थी, सोवेरिन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो सबसे पहला हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में? सोवेरिन के बारे में। तो आइए, नंबर 1 हम लेते हैं सोवेरिन। पहले नंबर पे हम किसके बारे में बात करते हैं? पहले नंबर पे हम बात करते हैं सोवेरिन के बारे में। सोवेरिन, सोवेरिन को इंग्लिश बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं संप्रभु। हम भारत में बात करते हैं संप्रभु। चलिए, अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ कि संप्रभु वास्तविक रूप से होता क्या है और इसकी बातें क्या क्या है। संप्रभु का मतलब होता है, देखिए, सम का मतलब स्वयं, स्वयं भू, खुद का। कोई भी देश है, कोई भी देश है, वो अपने जो आंतरिक और जो बाह्य डिसीजन से, देखिए मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ। संप्रभु का मीनिंग आपको पता होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, और अगर पता है तो और भी अच्छी बात है। आंतरिक और बाह्य निर्णय, कि कोई भी देश है, वो देश अपने आंतरिक निर्णय और अपने बाह्य निर्णय। आंतरिक निर्णय क्या? कि उसके राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में क्या होना है, अलग अलग तहसील जिले में क्या होना है, देश के अंदर किस प्रकार से शासन चलाना है, उसके बारे में। और बाह्य निर्णय, बाह्य निर्णय कैसे? जो मतलब देश के बाहर क्या हो रहा है, किसी दूसरे देश से किस प्रकार से संबंध बनाने हैं, कैसे हमें जो मतलब व्यापार करना है बाहर, और कैसे, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों चीज़ों के बारे में। उसमें अपना डिसीजन स्वयं ले सके। क्या ले सके? कि अपना निर्णय, जो अपना निर्णय है वो स्वयं ले सके देश। जैसे सपोज कीजिए, हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे। अब आप सोच रहे हो इसमें कुछ लिखवा ही नहीं रहा, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात आपने लिख ली, बस इतना ही है लिखने में, इससे कुछ नहीं है। आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेना, ये संप्रभुता है। मेन मुद्दा समझने का। जैसे हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे, तो क्या भारतीय कोई भी अपना निर्णय स्वयं ले सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं। उन्हें हर एक निर्णय के लिए किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था? अंग्रेजों के ऊपर।
चाहे वो आंतरिक निर्णय हो चाहे वो बाह्य निर्णय हो, दोनों निर्णयों के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता था उन्हें? अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था। क्लियर? ओके। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत संप्रभु बन गया। संप्रभु का मतलब कि उसके बाद भारत के आंतरिक, आज भारत के किसी भी राज्य का कोई मसला हो, क्या कहीं हम दूसरे देश के पास जाते हैं या किसी और देश से हमें पूछना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। क्या भारत का किसी दूसरे देश के साथ कैसा संबंध रखना है, क्या वो किसी अन्य देश से पूछना पड़ता है? नहीं पड़ता। यानी भारत अपने आंतरिक और जो बाह्य निर्णय हैं उनको लेने में क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? भारत स्वतंत्र है। ओके, तो भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है। दैट इज क्लियर। उसके बाद संप्रभु का नेक्स्ट मीनिंग ये है कि जो भारत का जो उसकी सरकार है, वो भारत की जो वास्तविक शक्ति है, जो अपना पूरा भारत है, उस भारत की जो वास्तविक शक्ति है ना, वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार में होनी चाहिए। क्या? कि भारत के द्वारा, भारत में जो वास्तविक शक्ति हैं वो भारतीयों द्वारा या जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है ना, उस सरकार में निहित होती है। हमारी देखिए, हमारे जितने भी नियम वगैरह बनाते हैं, कौन बनाती है? हमारी संसद। संसद में जो सदस्य जाते हैं उनका चयन कौन करता है? हम स्वयं करते हैं। करते हैं ना? तो वास्तविक शक्ति किस में होती है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार में होती है। संप्रभुता के दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो भारत के जो भी, मतलब किसी भी देश के आंतरिक, किसी भी देश के आंतरिक और बाह्य निर्णय, आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सके। और दूसरी बात कि जो वास्तविक शक्ति है ना, वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार में निहित होती है। किस में होती है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार में निहित होती है उसकी शक्ति। दैट इज क्लियर। ये बात आती है संप्रभुता की। यानी कि जो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की संप्रभुता किसके लिए है, तो भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। किस में है? भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में ही निहित है। दैट इज क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं संप्रभुता कितने प्रकार की होती है। आपने आज तक संप्रभुता पढ़ी है, संप्रभुता में इतना ही पढ़ा है कि संप्रभुता मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सके, बस। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ लिया होगा कि वास्तविक शक्ति जनता में होनी चाहिए। आपने संप्रभुता के प्रकार नहीं पढ़े। तो चलिए, पहले आपको संप्रभुता समझ में आ गई। संप्रभुता होती क्या है? कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सके और वास्तविक शक्ति उसकी जनता द्वारा चुनी गई सरकार में होनी चाहिए। और भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। दैट इज क्लियर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संप्रभुता के प्रकार की, कि संप्रभुता कितने प्रकार की होती है। चलिए, संप्रभुता होती है अपने 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाह्य। तो पहली अपनी कौन सी होगी? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के बाद दूसरी आती है अपनी इंटरनल। इंटरनल बोले तो आंतरिक। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य और इंटरनल मतलब आंतरिक। तीसरी आती है नॉमिनल। तीसरी आती है नॉमिनल मतलब नाम मात्र। तीसरी आती है नॉमिनल मतलब नाम मात्र। चौथी आती है रियल। रियल मतलब वास्तविक। रियल मतलब वास्तविक। और पांचवी आती है लीगल। पांचवी आती है लीगल। लीगल मतलब कानूनी। ये 5 प्रकार की संप्रभुता है। आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में कितने प्रकार की संप्रभुता है, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की संप्रभुता है। पहली कौन सी? एक्सटर्नल या बाह्य। दूसरी इंटरनल या आंतरिक। तीसरी नॉमिनल मतलब नाम मात्र की। चौथी रियल मतलब वास्तविक। और पांचवी लीगल मतलब कानूनी। 5 प्रकार की संप्रभुता होगी। कौन कौन सी? एक्सटर्नल, इंटरनल, नॉमिनल, रियल, लीगल। हिंदी में बाह्य, आंतरिक, नाम मात्र, वास्तविक और कानूनी।
संप्रभुता होती है क्या, ये चीज़ आपको बता दी कि कोई भी देश अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सके और वास्तविक शक्ति किसमें होती है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार में होती है। कितने प्रकार की संप्रभुता है, 5 प्रकार की, आंतरिक, बाह्य, नाममात्र, वास्तविक और कानूनी। एक्सटर्नल, इंटरनल, नॉमिनल, रियल और लीगल। अब एक एक संप्रभुता के बारे में बातें करते हैं। चलिए आइए, पहली अपनी संप्रभुता नंबर 1। संप्रभुता नंबर 1 कौन सी आती है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाह्य, एक्सटर्नल मतलब बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता क्या होती है कि ये कोई देश है या ये अपना इंडिया है सपोज कीजिए, इस इंडिया के बाहर अलग अलग देश है। इधर चाइना है, इधर नेपाल, भूटान, जो है इधर पाकिस्तान वगैरह रह गया, इधर बांग्लादेश रह गया, इधर श्रीलंका रह गया, ये कुछ देश हैं। इन देशों से, इन देशों को छोड़िए, उसके बाहर भी खूब सारे देश हैं अलग अलग। इन देशों के साथ किस प्रकार का संबंध रखना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे इनकी पॉलिसीज रहती हैं, किस प्रकार के आपस में देशों के बीच में बातचीत होती है, उन सभी को किस में रखा जाता है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। वो सभी किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल सोवरेनिटी या फिर बाह्य संप्रभुता। क्लियर। यानी देश के बाहर के जो भी मुद्दे हैं, जो भी मसले हैं, उनसे रिलेटेड जो अपनी संप्रभुता होती है ना, वो कैसी होती है, बाह्य संप्रभुता होती है। कैसी संप्रभुता होती है, बाह्य संप्रभुता। क्लियर। देश के बाहर, देश के बाहर जिस प्रकार की संप्रभुता होती है, देश के बाहर के जो मुद्दों को किस प्रकार से सरकार हल करती है, वो अगर निर्णय स्वयं ले सकते हैं तो वो कैसी संप्रभुता है, वो है बाह्य संप्रभुता। दैट इज क्लियर। ओके। उसके बाद 2 नंबर कौन सी आती है, 2 नंबर आती है अपनी इंटरनल। इंटरनल बोले तो आंतरिक, इंटरनल बोले तो आंतरिक। आंतरिक संप्रभुता कैसी होती है, ध्यान से समझिएगा। बाह्य संप्रभुता होगी, अब बात करते हैं आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता, देखिए कोई भी देश है, उस देश के आंतरिक निर्णय, उस देश के आंतरिक निर्णय देश स्वयं ले सके। भारत है, भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, कहीं यूपी है, कहीं महाराष्ट्र है, कहीं राजस्थान है, कहीं सिक्किम है, कहीं पंजाब है, कहीं नेपाल, वो कहीं मतलब ये अपने 7 सिस्टर्स उधर वाले रह गई, और इधर जो नीचे वाले साउथ वाले रह गए। ये जो अपने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का निर्णय, यानी भारत के अंदर क्या कुछ होना है, उसका निर्णय देश स्वयं ले सके, वो कैसी होगी, इंटरनल। दैट इज क्लियर। वो कैसी होगी, अपनी इंटरनल सोवरेनिटी। उसके बाद 3 नंबर आती है नॉमिनल। कैसी आती है, नॉमिनल, नाम मात्र की। किस प्रकार की, नाम मात्र की संप्रभुता। जैसे अपने भारत में नाम मात्र की संप्रभुता किससे मान सकते हैं, अपने प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति। हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, वो नाम मात्र के ही हैं। वास्तविक पावर किस में होती है, वास्तविक पावर होती है अपने प्रधानमंत्री या पीएम या प्राइम मिनिस्टर में। लेकिन नाम मात्र की संप्रभुता किस में है, राष्ट्रपति। देश का मुखिया कौन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्तियां किस में होती हैं, प्रधानमंत्री में होती हैं। तो भारत नॉमिनल समझ में आ गई, नाम मात्र की, अपने जो मतलब कि उसका केवल नाम है, बड़ा नाम है उसमें कुछ नहीं, तो नाम मात्र की होगी। नॉमिनल किस में होगी, प्रेसिडेंट में। उसके बाद 4 नंबर कौन सी आती है, 4 नंबर आती है अपनी रियल या वास्तविक। रियल या फिर वास्तविक। वास्तविक किस में होती है, वास्तविक होती है अपने प्रधानमंत्री में। किस में होती है, अपने पीएम प्राइम मिनिस्टर में होती है, प्रधानमंत्री में होती है। वास्तविक सकते हैं कि देश का वास्तविक मतलब संचालन या वास्तविक नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। देश की जो अपने संविधान की जो या वास्तविक शक्ति किस में होती है, प्रधानमंत्री में होती है, जबकि नाम मात्र की शक्ति किस में होती है, राष्ट्रपति में। इसलिए नॉमिनल सोवरेनिटी, नाम मात्र की संप्रभुता किस में है, राष्ट्रपति में, और वास्तविक संप्रभुता किस में है, प्रधानमंत्री में। और 5वीं बच गई लास्ट कौन सी, लीगल। लीगल या फिर कानूनी, कि भारत के कानून में, कानून बोले तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कानून में जिस प्रकार की सभ्यता की जो संप्रभुता की बात की गई है ना, वो कैसी है, लीगल। हम कानून बनाते हैं, अलग अलग नियम बनाते हैं, जो भारत के अंदर नियम चल रहे हैं,
किस प्रकार से कोई मतलब स्टेट कैसे चलेगा, किस प्रकार से एजुकेशन चलेगी, किस प्रकार से बिजनेस चलेगा, किस प्रकार से कोई सरकार चलेगी, वो जो नियम बने हुए हैं वो कैसी होगी, लीगल या फिर कानूनी संप्रभुता। दैट इज क्लियर। संप्रभुता को एक बार फटाफट फिर से समझा देता हूँ आपको। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी सरकार जो है वो अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सके। उसके बाद दूसरी बात है कि सरकार क्या होती है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार में ही क्या होती है, वास्तविक शक्तियाँ होती है। क्लियर। संप्रभुता कितने प्रकार की बताई, 5 प्रकार की। एक्सटर्नल बाह्य, इंटरनल आंतरिक, नॉमिनल नाममात्र, रियल वास्तविक और लीगल कानूनी, 5 प्रकार की। पहले मैंने बात की एक्सटर्नल की, बाह्य, कि कोई भी देश है उससे बाह्य संबंध, बाहर के चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें, मतलब बाहर जो भी इससे संबंध हैं वो किस प्रकार से होंगे, वो कैसी संप्रभुता है, बाह्य। यानी कोई भी देश अपने बाह्य निर्णय स्वयं ले सके, वो कैसी होगी, बाह्य सब जो अपनी संप्रभुता। और आंतरिक कौन सी होती है, कि कोई भी देश अपने आंतरिक निर्णय स्वयं ले सके। नॉमिनल नाम मात्र की किस्म होती है, राष्ट्रपति में होती है। रियल किस्म होती है, वास्तविक प्रधानमंत्री में। और लीगल जो भारत का जो कानून है उस कानून में अपनी जो कानूनी संप्रभुता है। दैट इज क्लियर। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई तो एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए। यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। ये संप्रभुता की बात हो गई। संप्रभुता में कितनी चीज़ें, अब संप्रभुता में 5 प्रकार की बताइए आपको, कौन कौन सी, एक्सटर्नल, इंटरनल, नॉमिनल, रियल और लीगल। बाह्य, आंतरिक, नाममात्र, वास्तविक और कानूनी। ये अपना पहला शब्द कंप्लीट हो गया, संप्रभुता। उसके बाद दूसरा शब्द आता है समाजवादी। अब देखिए, आपको संप्रभुता, आपको नाम पता था, आज पता चला ना कि संप्रभुता होती क्या है। ऐसे इसीलिए कहता हूँ इस क्लास में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आपकी बन करके तैयार हो जाएंगे नोट्स ना, फिर देखना कितना मजा आएगा, फिर आप देखना। चलिए अब बात करते हैं हम समाजवादी की। समाजवादी बोले तो सोशलिस्ट, समाजवादी बात करें तो सोशलिस्ट। सोशलिस्ट या समाजवादी, देखिए ये जो शब्द है ना, ये समाजवादी शब्द, ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। ध्यान दे लीजिए, ये जो शब्द है समाजवादी, ये मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। लेकिन अभी हम पहला शब्द पढ़ रहे हैं समाजवादी। तो समाजवादी शब्द 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। किसकी सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। यानी जो सोशलिस्ट जो शब्द है, जो समाजवाद की जो विचारधारा है, वो कहाँ से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ये जो विचारधारा है समाजवादी की, कहाँ से आती है, यूएसएसआर से, सोवियत संघ रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। ओके, सोवियत संघ रूस की बात करता है, सोवियत संघ रूस से हमने विचारधारा ली है। अब देखिए, अब मैं आपको बात बताता हूँ, कुछ वाद बताता हूँ अलग अलग, कि कौन कौन से वाद थे जो उस समय आए थे और भारत समाजवाद की तरफ ही क्यों गया, भारत समाजवाद की तरफ ही क्यों गया और वादों की तरफ क्यों नहीं गया। चलिए अब एक एक वाद के बारे में क्या करता हूँ, आपसे डिस्कशन करता हूँ। दैट इज क्लियर। सोशलिस्ट शब्द किस में जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। क्या शब्द जोड़ा गया, समाजवादी या फिर सोशलिस्ट। अब बता ना कि हम भारत के लोग, भारत को SSR सोवेरिन हो गया, अब सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले उदारवाद आया। आपको मैं बताता चलता हूँ वैसे वैसे उदारवाद आया। उदारवाद को इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलिज्म। उदारवाद का जो जनक है वो किसको मानते हैं, जॉन लॉक को मानते हैं। उदारवाद जनक किसको मानते हैं, जॉन लॉक को मानते हैं। क्लियर, ओके। उदारवाद का जनक मानते हैं जॉन लॉक को, उदारवाद दिया गया। जॉन लॉक ने एक बात कही थी, क्या जॉन लॉक ने कही थी कि जो मतलब उदारवाद का मतलब पता है आपको क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन बोल दीजिए या प्राइवेटाइजेशन बोल दीजिए,
या ग्लोबलाइजेशन बोल दीजिए, एक ही चीज़ है। देखिए वैसे तो आपको बताऊं कि ये 1993 के आसपास जो अपने वित्त मंत्री थे उस टाइम मनमोहन सिंह जी, उस समय भारत में अकाल पड़ा था और मतलब ऐसा बचा था कि कुछ ही दिनों का भारत के पास फंड्स वगैरह राशन वगैरह कुछ दिनों का बचा था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय अपने वित्त मंत्री थे जो मनमोहन सिंह जी, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लागू की थी। लिबरलाइजेशन, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारवाद और जो निजीकरण, उसके बारे में बात की थी। तब जाकर के प्राइवेट कंपनियां स्टार्ट हुई थी, नहीं तो भारत मतलब फिर से उसी कगार पे आ गया था, भुखमरी की कगार पर। ठीक है, खैर इस बात को छोड़िए। उदारवाद, लिबरलिज्म, किसके प्रवर्तक कौन? जॉन लोक। जॉन लोक ने एक बात कही थी, क्या? कि जो सरकार है ना, सरकार, उस सरकार का अर्थव्यवस्था में, उस जो सरकार है ना, इस सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए। सरकार किसी भी प्रकार से देश की इकोनॉमी, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कंट्रोल नहीं करेगी। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जैसे USA, अमेरिका में प्राइवेट चीज़ों यहाँ चलती है, सरकार का उस पर सिर्फ इतना होता है कि नियंत्रण ऊपर से होता है, लेकिन कंट्रोल अर्थव्यवस्था पर सरकार का नहीं है। ठीक है, तो उदारवाद क्या बोलता है कि जो अर्थव्यवस्था है ना, उस अर्थव्यवस्था पर सरकार का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जॉन लोक ने, लिबरलाइजेशन की बात कर दी थी। भारत इसकी तरफ नहीं गया, भारत ने कह दिया कि नहीं, हमें लिबरलाइजेशन नहीं चाहिए। तो उसके बाद एक और वाद आया। कौन सा वाद आया? उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद कार्ल मार्क्स ने एक वाद दिया, मार्क्सवाद, मार्क्सलिज्म। मार्क्सिज्म की बात कही थी, ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो भी, चलो चाहे चीज़ें प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उन चीज़ों को बनाने के लिए काम कौन करता है? बनाने के लिए काम करती है लेबर। लेबर, मजदूर। और कार्ल मार्क्स ने कही एक बात है कि मजदूरों आप सभी एक हो जाओ। जब आप लोग अगर एक हो गए ना, तो सरकार की इतनी औकात नहीं कि आपसे पंगा ले सके। मजदूरों ने मान स्ट्राइक कर दी, फिर बताओ काम कौन करेगा देश में? तो कार्ल मार्क्स ने बात कही कि जो लेबर है ना, वो लेबर एक हो जाओ। यानी जो अपनी देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो इकोनॉमी है ना, उस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? लेबर का। क्योंकि देश के मजदूरों ने बनाया, इसलिए उस पर कंट्रोल भी किसका होना चाहिए? मजदूरों का, लेबर का। ये बात किसने कही? कार्ल मार्क्स ने। उदारवाद क्या बात करता है? उदारवाद बात करता है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन कार्ल मार्क्स ने एक बात कही कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? मजदूरों का होना चाहिए, लेबर का होना चाहिए। क्लियर? यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया। इसके बाद तीसरा वाद आता है समाजवाद। समाजवाद आया। समाजवाद क्या? ये है तो वैसा ही, सोशलिज्म कैसा है तो मार्क्स जैसा ही, लेकिन मार्क्स से थोड़ा हटके है। एशियन समाजवाद है ना, जो एशियन समाजवाद, एशियन समाजवाद के जनक हैं लेनिन। कौन है? लेनिन। जो समाजवाद ये बात करता है कि जो मार्क्स जो है ना, मार्क्सिज्म, उस मार्क्सवाद से थोड़ा हट करके बात करता है कि समाज जो अर्थव्यवस्था उस पर कंट्रोल तो लेबर जैसा ही होना चाहिए, लेकिन उस पर पूरे समाज का कंट्रोल होना चाहिए। अकेली लेबर का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब सपोज कीजिए अगर अकेली लेबर का कंट्रोल है तो लेबर तो काम करेगी नहीं। अगर अकेली लेबर का इस पर कंट्रोल है तो लेबर तो मान लीजिए आज मन में है काम करेंगे, कल मन में है नहीं करेंगे। तो उस पर पूरे समाज का कंट्रोल होना चाहिए। अब पूरे समाज में से अगर एक पार्ट अगर रुक भी जाता है ना, तो पूरे समाज उस अर्थव्यवस्था को संभाल सके। तो समाजवाद बात करता है कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, उस पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? समाज का कंट्रोल होना चाहिए। पूरे सोशलिज्म यही बात करता है कि पूरे सोशल स्टेट का होना चाहिए, पूरे समाज का अपने उस पर कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर? उदारवाद बोलता है सरकार का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। मार्क्सवाद बोलता है लेबर का कंट्रोल होना चाहिए। समाजवाद बोलता है कि उस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? अर्थव्यवस्था पर समाज का कंट्रोल होना चाहिए। इसी विचारधारा को भारत ने क्या कर लिया?
स्वीकार, कि पूरे समाज की बात करता है तो अच्छी पॉलिसी है। ये बात यूएसएसआर से ली गई है, सोवियत संघ रूस से ली गई है। क्लियर। इसके बाद एक वाद और आता है, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी एक वाद और पढ़ लेते हैं। एक वाद और आता है साम्यवाद। एक वाद और आता है साम्यवाद। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म क्या है? ये चीन की साइड था। कम्युनिज्म के प्रवर्तक हैं माओ तसे तुंग। माओ तसे तुंग, इन्होंने समाजवाद को थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया। मॉडिफाइड नहीं मतलब एक तरीके से कि समाज है ना, समाज का कंट्रोल से अच्छा है कि समाज का एक जो मतलब कम्युनिटी है, कि जो मतलब कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी कोई समाज का एक हिस्सा, वो हिस्सा ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था कंट्रोल करे। यानी ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी। एक जो कम्युनिटी है ना, वो कम्युनिटी और देश की अर्थव्यवस्था कंट्रोल करे। यानी कि समाज में ही उसी समाज से कुछ लोग जो अच्छे उठे और उन्होंने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को चलाया। जैसे चाइना, चाइना में यही चल रहा है साम्यवाद, भारत में समाजवाद चल रहा है, और उदारवाद अपने यूएस में बता दिया मैंने, ये चल रहा है। तो यानी कि जो कंट्रोल है ना जो अर्थव्यवस्था पर, ये किसके द्वारा? एक कम्युनिटी के द्वारा किया जाए। उदारवाद बोलता है कि द इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय इकोनॉमी या गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल या कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। मार्क्सवाद बोलता है इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय द लेबर। किसके द्वारा? अर्थव्यवस्था किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी? लेबर के द्वारा। समाजवाद या सोशलिज्म बोलता है कि इकोनॉमी किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी? समाज के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। और जो साम्यवाद बोलता है कि इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी और बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के एक समूह के द्वारा या लोगों की एक कम्युनिटी के द्वारा ये कंट्रोल की जाएगी। समाजवाद कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवाद जोड़ा गया था। दैट इज क्लियर। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी है। आज हमने 2 शब्द पढ़े। पहला कौन सा? संप्रभु पढ़ा। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? समाजवाद पढ़ा। कल हम आगे वाले 3 शब्द और पढ़ देंगे। कौन कौन से? सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो कल हम SSSR की पूरी बात कर लेंगे। क्लियर। यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आ जानी चाहिए। सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट को पढ़े, समाजवाद को पढ़ लिया हमने, उदारवाद को पढ़ लिया, मार्क्सवाद को पढ़ लिया, समाजवाद को पढ़ लिया और साम्यवाद को भी हमने पढ़ लिया। क्लियर। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये अपना जीके वाला बैच चल ही रहा है कंटिन्यू, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्लासेस अपनी कंटिन्यू बिल्कुल नियमित रूप से चलती आ रही हैं। तो आप क्लासेस को एंजॉय कीजिए, उनका आनंद उठाइए और अपने दोस्तों के साथ भी मतलब मज़े लीजिए। तो करते हैं आज की क्लास का समापन। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।